हेलो एवरीवन, एक बार फिर से डॉक्टर बड़ौदा गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने माहेश्वर सूत्र, स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन किया था। अब उसी क्रम को हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और पहले एक थोड़ा सा हम रिवीजन जो है देख लेते हैं कि पीछे हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया था। देखिए, टोटल हमें ये पता लग गया है कि वर्णों की संख्या या तो 63 होती है या 64 होती है। ये प्रश्न कई बार आया है। तो अगर मान लीजिए वो दो विकल्प में देता है कि 63 64 या 61 62 या 65 66 करके, तो आपको उसमें 63 64 को राइट करना है। और अगर मान लीजिए इन दोनों में से एक देता है और कोई ऑप्शन दे देता है तो आपको इन दोनों में से ही एक करना है, यानी या तो 63 या 64। और ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, यानी पाणिनीय शिक्षा एक पुस्तक है जिसके अनुसार वर्णों की संख्या या तो 63 है या 64 है। और इसके लिए एक श्लोक भी इसमें कहा गया है कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभु मते मता। त्रिषष्टि यानी 3 और 60, 63 चतुष्षष्टि 4 जमा 60 64, वर्णा शंभु मते मता, यानी 63 या 64। तो इस श्लोक के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वर्णों की संख्या या तो 63 होती है या 64। अब ये 63 और 64 किस तरीके से होती है इसका हम अध्ययन करेंगे। इन 63 या 64 में कुल 21 या 22 स्वर होते हैं और शेष 42 वर्ण या व्यंजन हम जिसको कह देते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, कुल 21 या 22 स्वर होते हैं। 21 या 22 का क्या है ये आगे आपको बताएंगे। और शेष जो है 42 व्यंजन होते हैं। अब हमने कहा स्वर 21 या 22, तो कौन से स्वर होते हैं ये देखिए। पहले आपने पढ़ा होगा आ ई उ री, इनको कुछ और भी कहा गया था। इन स्वरों को हमने मूल स्वर भी कहा था। इन स्वरों को हमने क्या कहा था? मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से थे? आ ई उ री। और इनके 3 भेद बताए गए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये स्वर कितने हैं? 4। और इनके भेद कितने हैं? 3। तो 4 गुना 3 बराबर 12। तो 12 तो ये आ गए स्वर। उसके बाद एक लृ पड़ा था, और लृ जो है वो केवल प्लुत में आता है या ह्रस्व और प्लुत, यानी या तो ये 1 होगा और या ये 2 होंगे। इसीलिए हमने यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो इसकी संख्या 2 करते हैं, यानी लृ की जो है वो ह्रस्व में भी मानते हैं उसको और उसको प्लुत में भी मानते हैं, इसलिए वो लृ की जो है 2 संख्या करते हैं। अब नीचे आ जाइए। ए ओ आई ओ, जिसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है टेट में या सी टेट में कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त स्वर ए ओ आई ओ होते हैं। और ये किस किस में होते हैं? ये दीर्घ और प्लुत होते हैं। यानी संयुक्त स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व नहीं होते हैं, वो केवल दीर्घ होते हैं या प्लुत होते हैं। अब टोटल संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 है। और यहाँ ये 4 दीर्घ हो गए, 4 प्लुत हो गए, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ आप ये काउंट कर सकते हैं 12 + 2 + 8, तो 12 2 14 और 8 22। तो इस तरीके से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। अब आपने स्वरों की संख्या 22 देख ली है। अब इसी हिसाब से हम आगे जो है व्यंजनों की संख्या का अध्ययन करेंगे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो व्यंजन बताए गए हैं 42, वो कौन कौन से व्यंजन हैं। तो उन 42 व्यंजनों के बारे में हम ये देखेंगे। व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। अब देखते रहिएगा। हाँ, व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। अब व्यंजन हम यहाँ बीच में लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, ये अब हम व्यंजन की बात करते हैं। अब व्यंजन में आपने सबसे पहले पढ़े होंगे 25 स्पर्श व्यंजन थे। अगर आप पीछे अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 25 स्पर्श व्यंजन थे।
25 स्पर्श व्यंजन में कौन से थे? इसमें हमने आपको बताया था कु, चू, टू, टू, कु, कु, चू, टू, टू, कु वर्ग, कु, चू, टू, कु वर्ग, जिसको हमने उदित वर्ग भी कहा था। उदित वर्ण, उदित वर्ण से आप मतलब समझ जाया करो, जैसे उदित वर्ण की बात आएगी वहाँ पर कुचू टू को आपको पता होना चाहिए। उदित से मतलब ऊ का इत हो जाना, जैसे हमने पहले भी बताया था कि ऊ को इत हो जाता है, ऊ का इत हो जाता मतलब ये नहीं लगेगा। तो ये कौन सा बन जाएगा? ये कै वर्ग, ये चै वर्ग, ये टै वर्ग, ये तै वर्ग और ये पै वर्ग। अब इनके सबके 5-5 हमने बताए थे, तो 5 5 5 5 5, तो ये जो है 25 तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए। आपने देखा उदित वर्णों के 25 स्पर्श व्यंजन आपने देख लिए। अब 25 के बाद 4 ऊष्म व्यंजन थे। ये आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है। 4 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे? शा, चा, सा और हा। ये भी प्रश्न आता है कि ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 4 ही अंतस्थ व्यंजन थे। चार अंतस्थ व्यंजन थे, या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला। ये भी प्रश्न बन जाता है, ये भी प्रश्न बन जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला। और एक हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि क्रम का विशेष ध्यान आपको रखना है, यानी क्रम जो रहेगा उसका वो या, वा, ला, ला रहेगा। आप कहीं या, रा, लावा ना लिख दें। ये प्रश्न भी कई बार सीटेट में और टेट में आता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। या, वा, ला, ला लिख देगा, या, रा, लावा लिख देगा, या, ला, वा, रा, या किस तरीके से और भी ऑप्शन दे देगा। तो सही क्रम इसका क्या होता है? या, वा, रा, ला। तो 25 स्पर्श व्यंजन हुए, 4 ऊष्म व्यंजन हुए, 4 अंतस्थ व्यंजन हुए और 8 अयोग वाह होते हैं। 8 अयोग वाह भी आपको पढ़ाए गए थे। 8 अयोग वाह कौन कौन से होते हैं? इसमें एक तो हमने देखा था अनुस्वार, अनुस्वार आपको ध्यान होगा, अनुस्वार। और एक आपने देखा था विसर्ग, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और 2 अर्ध विसर्ग थे और 4 यम थे। 2 अर्ध विसर्ग थे और यम थे 4। ये जो है ये अयोगवाह थे। अयोगवाह से मतलब हमने पहले ही बताया था कि अयोगवाह जो है वो चिन्हों को कहा जाता है। तो जिसमें हमने पीछे पढ़ा भी चुके हैं, एक अनुस्वार, विसर्ग, अर्धसर्ग हो जाए तो 2 3 4 और 4 8। तो इस तरीके से 8 क्या हो गए? अयोगवाह हो गए। और इसके अलावा 8 अयोगवाह के अलावा एक आता है दुह स्पृष्ट। दुह स्पृष्ट, एक दुह स्पृष्ट व्यंजन होता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, दुह स्पृष्ट व्यंजन। तो ये आप कर गए 25 4 29 और 4 33 और 8 41 और 1 42। 41 जमा 1 42। पीछे हमने देखे थे 22 या 21। अब ये जो दुस्पृष्ट व्यंजन है इसको ऋणा की आवृत्ति आती है। ऋणा से मतलब जो है, जैसे ऋणा आप कह सकते हैं, मान लीजिए किसी का नाम कालू है, उसको आप कहने लगे कालू। जैसे किसी का नाम कालू है तो उसको आप कालू कहने लगे। तो ये जो उणु है, ये जो यूणु है, ये जो है इसके लिए जा था, लेकिन ये वैदिक संस्कृत में ज़्यादा चलता था, यानी जो पहले की संस्कृत थी उसमें। लेकिन अब लौकिक संस्कृति में इसका लोप हो गया है। तो इसका लोप हो जाने के कारण व्यंजनों में इसको काउंट नहीं करते हैं। तो 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 8 41। तो 41 तो ये हो गए और पीछे हमने कहा था 22। तो इस तरीके से 63
जो है आपके जो है टोटल वर्ण जो है वो 63 हो जाते हैं, या 64 कह लीजिए या 63 कह लीजिए। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 64 हो जाएंगे और नहीं जोड़ेंगे तो 63 रहेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 4 अंतस्थ हो गए और 8 अयोगवाह हो गया और 1 दुस्पष्ट हो गया, और उधर 21 या 22 हमने स्वर बताए थे। ये आपको याद रखने। इसी में से कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो बहुविकल्पी भी आते हैं, और डीएलएड वालों के लिए तो ये विस्तार प्रश्न में आता है कि व्यंजनों को अलग अलग रूप में बताइए या स्वरों को अलग अलग रूप में बताइए। तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। अब मेरे पास कुछ विद्यार्थियों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि स्वरों के भेदों को भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए। तो अब हम जो है स्वरों के भेद का अब विवरण करेंगे। तो ये है स्वर के भेद। भेदों के आधार पर स्वर 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है मात्रा अर्थात काल के आधार पर भेद, दूसरा है स्थान के आधार पर, और तीसरा है नासिका के आधार पर भेद। मात्रा अर्थात काल से मतलब है कि आ और ये दीर्घ, ये प्लुत जो होता है, ये प्लुत के लिए हम ये 3 यहाँ पर जहाँ पर त्रिमात्रा होती है, 3 मात्राओं का जहाँ उच्चारण होता है उसको हम प्लुत बोलते हैं। जहाँ 2 मात्रा का उच्चारण होता है उसको हम दीर्घ बोलते हैं, और जहाँ पर 1 मात्रा का उच्चारण होता है, उच्चारण करते हुए केवल 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम ह्रस्व बोलते हैं। तो मात्रा के आधार पर 3 तरीके से स्वरों के भेद हो गए हैं, एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, त्रिमात्रिक वालों को ए के आगे 3 लिख दिया जाता है। तो मात्रा के आधार पर आप समझ गए हैं कि 3 तरीके के हो गए हैं। अब हम आते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, ये भी 3 तरीके के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। देखिए, उदात्त के लिए लिखा गया है उच्चेरुदात्त है, और अनुदात्त के लिए लिखा गया नीचेरुदात्त है, और स्वरित के लिए समाहारा स्वरितः। देखिए, उच्चेरुदात्त, उच्चेरुदात्त से मतलब होता है कि जो हमारे मुंह के अंदर जो उच्चारण करने वाले स्थान हैं, जैसे कंठ है, तालु है, जिह्वा है, मूर्धा है, तो यदि हम उच्चारण स्थल के उच्च स्थान, उच्च भाग से यदि हम किसी का उच्चारण कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उदात्त स्वर। और इसका विवरण पाणिनि के पहले अध्याय के दूसरे पाद के 29वें सूत्र में किया गया है। किसका विवरण? उदात्त है, यानी उच्चेरुदात्त का विवरण पाणिनि ने अपने पहले अध्याय के दूसरे पाद के 29वें सूत्र में इसका वर्णन किया है। तो उदात्त से अगर आप ये उदात्त ध्यान में रखेंगे और ये पता लग जाएगा आपको उच्चेरुदात्त, उच्चेरु मतलब ऊंचे भाग से, यानी ऊंचे वाले भाग से जब हम उच्चारण करेंगे जिन स्वरों का, वो उदात्त कहलाएंगे। और जैसे यह नीचेरनुदात्त है, यानी जिनका उच्चारण हम मुंह के अंदर निचले भाग से करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अनुदात्त है। और इसका विवरण पाणिनि ने अपने पहले अध्याय के दूसरे पाद के 3रे सूत्र में किया है। और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, आ के नीचे आप ये देख रहे हैं चिन्ह बनाए हुए हमने, तो जो अनुदात्त जो होंगे वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। जहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ हो और नीचे इस तरीके से चिन्ह बना हो तो आप समझ जाना कि वो अनुदात्त है। अनुदात्त मतलब नीचे अपने मुख के अंदर नीचे के भाग से उनका उच्चारण हो रहा है। और स्थान के आधार पर तीसरा है स्वरित है। इसका सूत्र है समाहाराय स्वरितः। समाहाराय स्वरितः का वर्णन पाणिनि ने पहले अध्याय के दूसरे पाद के 31वें श्लोक में किया है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे ऊ के ऊपर, ई के ऊपर। तो जहाँ ऐसे चिन्ह वाले आपको स्वर दिखाई दे जाए तो उसको आप समझ लेना कि यह स्वरित है। तो स्थान के आधार पर आपने देखा कि 3 तरीके के स्वर निकल कर आए, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित है। तो ये अब हम चलेंगे, तीसरा हमारा आ रहा है नासिका के आधार पर। यहाँ आप ये देख रहे होंगे, ये नासिका के आधार पर। तो यहाँ पर हम इसको ले आए हैं नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर 2 तरीके से हम स्वरों के भेद कर सकते हैं, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। अनुनासिक जिसको हमने सूत्र दिया गया मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। क्या सूत्र है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, यानी जिसका उच्चारण मुंह और नाक, मुख नासिका मतलब मुख से मतलब मुंह हो गया और नासिका से मतलब नाक, तो जिस स्वर का उच्चारण मुंह और नाक
दोनों से होता है उसको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। और इसका वर्णन पहले अध्याय के पहले पाठ के 8वें सूत्र में किया गया है। दूसरा जो है नासिका के आधार पर जो दूसरा भेद किया गया है वो किया गया है अनुनुनासिक है। अनुनुनासिक है मतलब कि केवल मुख का प्रयोग, अनुनासिक यानी नासिका का प्रयोग नहीं करना है, तो केवल मुख, जहाँ जिन स्वरों के उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग किया जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, उनको हम अनुनासिक स्वर कह देते हैं। तो आपने ये देखा कि स्वरों के भेदों की यदि बात करें तो 3 तरीके से स्वरों के भेद हैं, मात्रा के आधार पर, स्थान के आधार पर और नासिका के आधार पर। अब हम इन स्वरों को और भी डिटेल से हम इनके भेदों को पढ़ सकते हैं। यानी इसमें अब हम अलग अलग बता सकते हैं कि किसी स्वर के कितने भेद हैं, किस स्वर के कितने भेद हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आपने ये देखा कि ह्रस्व स्वर हमने देखे थे। ह्रस्व स्वर आपने देखे थे। ह्रस्व स्वर पांच ह्रस्व स्वर कौन से थे? आ, ई, उ, रे, रे। आ, ई, उ, ये आपने 5 देखे थे। अब उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आपने 8 देखे थे। और 8 कौन कौन से देखे थे? आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपने 8 जो है वो दीर्घ स्वर देखे थे। और प्लुत स्वर देखे थे आपने 9। ये सब पीछे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी जब आप भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपने देखा आ, उ, आ, और ये वही प्लुत स्वर की मात्रा ई। इस तरीके से आप प्लुत स्वर की मात्रा लगा देंगे। आ, ई, उ, री, ए, ए, ओ, औ। ये कितने हो गए? 8। और इसके अलावा इसमें जो है लृ भी आ जाता है। इसके अंदर ये लृ जो है ये भी आ जाता है। तो अब आपने ये देखा कि ह्रस्व स्वर 5 हुए, दीर्घ स्वर 8 हुए और प्लुत स्वर 9 हुए। अब इन सभी के आपने 3 भेद पढ़े थे। उदात्त, अभी आप पीछे अभी पढ़कर आ रहे हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और इसमें भी आपने हर एक के दोनों पढ़े थे। अनुनासिक, अनुनासिक पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था अनुनासिक। अनुनासिक। अभी पीछे आपने 3 भेद पढ़े थे, उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्त, जिसमें हमने इसमें बताया था ठीक है। और अनुनासिक में भी फिर यहाँ आपने अनुदात्त पढ़े थे। अनुदात्त में भी आपने यही पढ़ा था, अनुनासिक, अनुनासिक, ये पढ़ा था आपने अनुनासिक, अनुनासिक, जिसमें आपने और स्वरित में भी आपने ये पढ़ा था अनुनासिक, अनुनासिक। ये अभी आप ऊपर पढ़कर आए थे अनुनासिक, अनुदात्त का। और इसमें आपने वही चिन्ह लगा दिए थे, नीचे ऐसे चिन्ह लगे हुए थे। इस तरीके से आप चिन्ह लगा चुके थे। इसमें अंक का चिन्ह था यहाँ, ये
अनुनासिक में जो है इस तरीके से जो, तो अब ये देखिए आपने ह्रस्व स्वर 5 देख रहे हैं, दीर्घ स्वर 8 है और प्लुत स्वर 9 है और इन सभी के 3 भेद हैं। तो अब हम इनको जैसे अलग अलग बांटते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 तो ये हो गए और इन पांचों के यहाँ पर 6 भेद हैं, फिर इनके भी 6 भेद होंगे और इनके भी 6 भेद होंगे। तो अब यदि हम इनका विवरण करें, यदि हम अलग अलग निकालने की कोशिश करें कि आ के कितने भेद हैं, ई के कितने भेद हैं, ऊ के कितने भेद हैं, तो इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि किस स्वर के कितने भेद होते हैं। तो अब हम भेदों की बात कर रहे थे कि किसके कितने भेद होते हैं। देखिए पहले एक बार मैं फिर समझा दूँ आपको। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, आ ई उ रे ली। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ ई उ रे ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर 9 होते हैं, जिसमें ये 8 तो ये होगा, इसमें लरा भी आता है। ये 3 मात्रा त्रिमात्रिक से पता लगता है कि ये प्लुत स्वर है, ये द्विमात्रिक से पता लगता है दीर्घ स्वर है, और ये एक मात्रिक से पता लगता है ह्रस्व स्वर है। अब इनके भी दो भेद हैं। उदात्त, उदात्त में एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है, ये जैसे आपने देख लिया। अनुदात्त, अनुदात्त में भी एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है। स्वरित, स्वरित में भी एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है, जिसमें ये चिन्ह हमने इसमें लगा रखे हैं। अब यानी कि ह्रस्व स्वर की बात करें तो ये इसके भी 6 पार्ट हो गए, इसके भी 6 पार्ट हो जाएंगे और इसके भी 6 भाग हो जाएंगे। अब प्रश्न आता है और निश्चित रूप से इसमें से जरूर प्रश्न सीटेट में या यूपीटेट में अवश्य आता है कि कभी वो पूछ लेता है कि ए के कितने भेद होते हैं, या ई के कितने भेद होते हैं, या ओ के कितने, या री के कितने। तो अब आप इन भेदों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आ ई उ री, यहाँ पर देखिए आ ई उ री ह्रस्व में भी है, और आ ई उ री दीर्घ में भी है, और आ ई उ री प्लुत में भी है। यानी इसके भी 6 हुए, इसके भी 6, इसके भी 6 और इसके भी 6। तो इस तरीके से तीनों में आ गए, तो कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। फिर समझ लीजिएगा, प्रश्न आता है कि आ के कितने भेद हैं। तो आ ई उ री, क्योंकि ये ह्रस्व में भी है, ये दीर्घ में भी है, ये प्लुत में भी है, ये तीनों में पाया जाता है। हर एक के 6 भेद होते हैं, तो तीनों के हिसाब से इसके कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। अब लृ, लृ हम देखेंगे तो लृ एक तो ह्रस्व में पाया गया है और एक प्लुत में पाया गया है। एक ह्रस्व में पाया गया है, एक प्लुत में। तो 6 ह्रस्व के हो गए और 6 प्लुत के, तो इसके कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। लृ के कितने भेद हो गए? 12 भेद। अब नीचे यहाँ देख रहे हैं आप ए ऐ ओ औ, तो यहाँ देखिएगा यहाँ नहीं है, ह्रस्व में ए ऐ ओ औ नहीं। और यदि हम यहाँ पर भी देखें तो हमने जब शुरू में पढ़ाया था, हमने बता दिया था आपको कि लृ का जो है वो दीर्घ कभी भी नहीं बनता है। आप पीछे के वीडियो को भी देखिएगा, उसमें आपको पता लगेगा। हम ये पहले बता चुके हैं कि लृ का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। अब आ जाइए ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ आप देख रहे हैं ह्रस्व में नहीं है, केवल दीर्घ में है और प्लुत में है। यानी यहाँ पर दीर्घ और प्लुत 6, तो 6 12 भेद इसके हो गए। तो इस तरीके से हमें ये भेद पता लग जाते हैं। प्रश्न आता है, ये टेट में ऑप्शन में आ सकता है, और डीएलएड वाले जिनके एग्जाम अभी होने हैं उनको तो ये डिटेल में ही याद करने पड़ेंगे स्वरों के भेद। और जो टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट हो या यूपीटेट हो, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। आप इसको समझ लें क्लियर एकदम, अपनी किसी कॉपी पर नोट डाउन भी अवश्य कर लें। मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ को कह रहे हैं हम कि आप इनको एक नोट्स के रूप में अपनी कहीं नोटबुक में नोट जरूर कर लें, जिससे आपके पास एक समराइज आ जाए, कहीं पर आपको दोबारा पलटने की ज़रूरत न पड़े। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि आ के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। ई के कितने हैं? ये। लृ के कितने हुए? 12 भेद हुए। और ए ओ के 12 भेद। इस तरीके से आपने ये स्वरों के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगला वीडियो हम जब भी बनाएंगे उससे पहले आप एक तो पहले के जो दोनों वीडियो हैं उनको ध्यान में रखिएगा, उनको देखिएगा, और फिर इसको देखकर एक कहीं पर नोट डाउन कर दीजिएगा। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हम उच्चारण की बात करेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से किसका होता है, मूर्धा से किसका, और उसका एक बड़ा सूत्र इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि यदि आपको सूत्र याद है तो आप स्वतः ही बता देंगे कि किस वर्ण का उच्चारण
मुख के अंदर किस भाग से हो रहा है। तो आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे और भी अच्छे वीडियो इस तरीके से आपके ज्ञानोपार्जन के लिए बने, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक जो थम्स अप का बटन है उसको जो है क्लिक कर देंगे। गलती से कहीं इसकी जगह इसको क्लिक ना कर दें, इसलिए आप ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।